दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लेस के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी यानी कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है 28 दिसंबर से, उसकी तैयारी में जुट गए होंगे। तो उसी एग्जाम की तैयारी के क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज आरआरबी एनटीपीसी के जो पेपर हुआ था 29 मार्च 2016 को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से जीके के क्वेश्चन थे हम उन सबको सॉल्व करेंगे। इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एग्जाम को लेकर वो काफ़ी बढ़ जाएगी। हमें पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, किस तरीके के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें स्किप करना चाहिए एग्जाम टाइम में। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए सीरियस होकर एकदम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके जीके के उनको विद एक्सप्लेनेशन कवर करता हूँ। उसके जितने भी ऑप्शन होते हैं, इसके 7 से 8 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और बाकी जो वीडियो हैं वो धीरे धीरे करके आपको मिल जाएंगे। तो आप इस सीरीज को देखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेलवे के एग्जाम के पैटर्न को कि इसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। इसमें आपके 2 स्टेज में पेपर होगा। पहला स्टेज जो होगा CBT 1, उसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के यानी कि सामान्य अध्ययन के, 30 होंगे आपके मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का होगा यानी कि 1.5 घंटे का। इनमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ये टोटल 100 मार्क का पेपर होगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये साफ साफ बताया गया है कि जो CBT 1 होगा वो केवल स्क्रीनिंग लेवल का होगा। स्क्रीनिंग से क्या मतलब है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके CBT 2 में नहीं जुड़ेंगे। मतलब CBT 2 में आपके जितने मार्क्स होंगे उसके बेस पर तय किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जबकि जो CBT 1 के मार्क्स हैं वो केवल ये तय करेंगे कि आप CBT 2 देंगे या नहीं देंगे। और बात करें अगर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी आपकी 1/3 की, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही वाला क्वेश्चन है वो भी आपका चला जाएगा। तो फटाफट हम लोग देखते हैं अब 29 मार्च के सेकंड शिफ्ट के पेपर को और समझते हैं कि किस तरीके के जीके के क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे गए थे। उसी के बेस पर हमें अपनी आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का, जो आपका 29 मार्च 2016 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसमें जो आपके जीके के क्वेश्चंस हैं हम केवल उन्हीं को सॉल्व करेंगे। बाकी जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड करके पूरा पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं जीके के क्वेश्चंस को। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब रेलवे के क्वेश्चन करते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो एक क्रम में नहीं दिए रहते हैं। क्रम का क्या मतलब? जैसे कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो है आपका B वाला सही, आप आंख बंद करके अगर इसका दूसरा वाला टिक करेंगे तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरे पे दिया गया है D। तो रेलवे आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बड़ी चालाकी से इन ऑप्शंस को बदल देती है, जिससे आपका जो ध्यान है वो भटक जाए और सही क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर बैठें। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। रेलवे के सारे पेपर्स में लगभग यही होता है ऑनलाइन में। एक चीज़ और देख रहे होंगे आप कि इसमें जो आपके सेक्शंस होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। कहीं पे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं पे आपको जीके का मिल जाएगा, फिर कहीं मैथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो सफल रहते हैं। आपको सारे क्वेश्चन एक साथ करते हुए चलना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, मणिपुर, असम या केरल। तो देखिए असम का जो प्राचीन नाम है वो है आपका कामरूप। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐतिहासिक लेखों में असम को कामरूप के नाम से दर्शाया गया है। मतलब आज जहाँ पर असम है वहाँ किसी समय कामरूप का साम्राज्य हुआ करता था। इसमें भी आप देखिए ऑप्शन इसके आगे पीछे करके दिए गए हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकें। तो इसमें C वाला कहाँ पर दिया गया है? C वाला दिया गया है 4th में, तो इसका हो जाएगा 4th सही। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? मतलब यहाँ पर रडार का फुल फॉर्म बताना है आपको। रेलवे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, रडार का फुल फॉर्म, सोनार का फुल फॉर्म, सिडबी का फुल फॉर्म या नाबार्ड का फुल फॉर्म। इस तरीके खूब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जो मेन फुल फॉर्म है उनको भी एग्जाम से पहले देख के जाइएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें D वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है हमारा, 2012 के ग्रीष्म ओलंपिक ने भारत में कितने पदक जीते थे? देखिए ये जो पेपर हुआ था
वो हुआ था 29 मार्च 2016 को, जबकि 2016 के जो समर ओलंपिक होने थे रियो डी जेनेरियो में, वो होने थे आपके अगस्त में। पेपर तो ये पहले हो गया, लेकिन रेलवे को क्या करना था, ओलंपिक से एक क्वेश्चन पूछना ही था, तो उन्होंने 2016 का ना पूछ के 2012 का पूछा। तो आप अभी पेपर होने वाला है रेलवे का 28 दिसंबर से। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि 2016 के जो आपके मेन फैक्ट्स हैं उसको तो आप याद करके जाइए ही बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2012 के ग्रीष्म ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे, जिसमें आपका एक भी स्वर्ण पदक नहीं था। स्वर्ण पदक थे आपके उसमें 0, 4 थे सिल्वर और 2 थे आपके ब्रॉन्ज मेडल। और 2016 के रियो डी जेनेरियो में प्रदर्शन इससे भी खराब हो गया भारत का। भारत ने केवल 2 ही पदक जीत पाए, जिसमें से एक जीता था सिल्वर और एक जीता था ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 कैसे घोषित किया गया? टाइम्स पर्सन 2015 का पूछा गया, क्योंकि 2016 का तो उस समय नहीं घोषित किया गया था। आपसे 2019 का पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक 2020 का डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये पूरे वर्ष का है ना पर्सन ऑफ द ईयर, इसलिए उसको 2020 के दिसंबर में यानी कि साल के अंत में घोषित किया जाएगा। तो 2019 का कौन है? 2019 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर हैं ग्रेटा थेनबर्ग, जो कि स्वीडन की एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं। काफ़ी फेमस भी रही हैं, वो न्यूज़ में भी रहती हैं काफ़ी पर्यावरण को बचाने के लिए, आप जानते भी उनके बारे में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर उस समय क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था एंजेला मार्केल। ये जर्मनी की चांसलर थी उस समय। और भी देखिए, व्लादिमीर पुतिन हैं, ये भी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर रह चुके हैं 2007 में। ये रसिया के प्रेसिडेंट हैं। बराक ओबामा भी रह चुके हैं। बराक ओबामा 2012 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर रहे थे। ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। डेविड कैमरून हैं, जो ये तो अभी तक टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नहीं बने एक भी बार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ए, और ए दिया हुआ है आपका पहले ही ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? यानी कि आपको गैस बतानी है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। तो सीधा सीधा आपको पता है CO2 गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो तो गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो वायुमंडल में पहले ही से मौजूद है 78%। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाती तब तो बहुत आफत हो जाती, और ऑक्सीजन तो है नहीं, तो इसका पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा DPT वैक्सीन में P किसे प्रदर्शित करता है, यानी कि संदर्भित करता है। मतलब P का मतलब क्या है DPT की फुल फॉर्म में? तो DPT का फुल फॉर्म होता है आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। यानी कि जब आपको डिप्थीरिया यानी कि आपको ये श्वास नली की एक बीमारी है, और पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी हो जाए, और टिटनेस हो जाए, तो इन तीनों रोग के निदान के लिए आपको DPT का टीका लगाया जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? P4 पर्ट्यूसिस। जनरली होता क्या है, DPT में P का ही फुल फॉर्म ये पूछते हैं, क्योंकि हम लोग P से कंफ्यूज कर जाते हैं कहीं ये न्यूमोनिया के लिए तो नहीं है, क्योंकि न्यूमोनिया की जो स्पेलिंग है वो P से स्टार्ट होती है। या आप इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं पैंकोलाइटिस या पार्किंसंस रोग से, जबकि ऐसा नहीं है। P का फुल फॉर्म होता है पर्ट्यूसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th वाला, यानी कि बी ऑप्शन। अगला है हमारा, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है, यानी कि आइडियोग्राफ्स का उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर है जापानी भाषा। जापानी भाषा में होता क्या है, हर एक शब्द के लिए स्पेसिफिक लेटर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये चेयर है, चेयर को वो लोग इस तरीके से लिखते हैं, वैसे सही तो नहीं है, मैं केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। उनको मान लीजिए किसी सब्जी का नाम लिखना है, आलू लिखना है उन्हें, तो वो आलू को इस तरीके से किसी तरीके से लिखेंगे। कहने का मतलब है हर एक शब्द के लिए उनके पास एक अलग चित्र होता है। सेम यही स्टोरी होती है आपकी चाइनीज के साथ भी। चाइनीज में भी आपका हर एक वस्तु के लिए एक अलग ही अक्षर होता है। अलग अक्षर का मतलब अलग चित्र होता है। जैसे चाइनीज को इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि जो बाकी लैंग्वेज हैं जैसे इटालियन हो गई, फ्रेंच हो गई, अंग्रेजी हो गई, तो इन सब को लिखने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करते हैं। वही अल्फ़ाबेट्स आपके ऑरेंज लिखने में प्रयोग होंगे। वही अल्फ़ाबेट आपका चेयर, टेबल, कॉन्टिनेंट या आप कुछ भी लिखिए तो उसमें वो यूज होते हैं। जैसे कि इसमें देख लीजिए, ए यहाँ पर भी यूज हुआ है, ए यहाँ पर भी यूज हुआ है। कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि जो जापानी भाषा और चाइनीज भाषा है वो टोटल चित्रों से भरी पड़ी है, उसमें अक्षरों का कोई काम नहीं है। तो इसमें हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यहाँ पर पहले ही पे दिया हुआ है। और इसी तरीके से साइंस का, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। प्रकंद का उदाहरण है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना था, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक प्रकंद है? गाजर है, शकरकंद है, लहसुन है या अदरक है?
इस तरीके के खूब क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी और रेलवे के एग्जाम में तो खूब इस तरीके क्वेश्चन मिल जाएंगे कि बताइए आलू क्या है, तना है या जड़ है, अदरक क्या है, कौन सा इनमें बल्ब है, कौन सा कंद है, या इनमें से कौन सी मछली नहीं है। आपको बहुत सारी मछलियों के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना रहेगा कि इनमें से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, कुल टोटल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन ही हैं, जिनको हम अगर अच्छे से याद कर लें तो हम इनको पार कर जाएंगे। देखिए इसमें आंसर क्या है। इनमें जो आपका प्रकंद है वो है आपका अदरक, और गाजर क्या है, गाजर और शकरकंद जो हैं वो हैं जड़ हैं। हम लोग गाजर को खाते हैं तो हम पौधे की जड़ को खाते हैं। शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो होता है जो वो जड़ होता है एक प्रकार का। और लहसुन क्या होता है, तो लहसुन होता है एक बल्ब यानी कि कंद। आलू भी एक बल्ब होता है यानी कि कंद होता है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर में पूछा गया था, आपको बताना था टमाटर क्या है, फल है या सब्जी। तो उस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला, इसे यहाँ पर 3rd नंबर पे दिया हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि रेलवे जो होता है वो ऑप्शंस को आगे पीछे करके दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप जरा सा भी अवेयर नहीं है तो आप यहाँ पर गलत कर बैठेंगे, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण या विकिरण। तो देखिए सूरज की रोशनी होती है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रिज्म के थ्रू उसको 7 रंगों में बांट देते हैं। तो प्रिज्म में कौन सी क्रिया होती है? प्रिज्म में होता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन प्रकीर्णन तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग चलाएंगे काम अपवर्तन से, क्योंकि परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन में तो किरण आती है और लौट जाती है, श्वेत किरण आती है, श्वेत किरण ही लौट जाती है। जबकि अपवर्तन जो होता है वो 2 माध्यमों में होता है। 2 माध्यमों में होने से उसके प्रकाश की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन से काम चलाना पड़ेगा कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर देता है? तो अपवर्तन कर देता है। और विकिरण क्या होता है? विकिरण तो ये रेडिएशन का फॉर्म है, इसमें हीट वेव्स चलती हैं आपकी। सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा होती है वो विकिरण के द्वारा ही आती है। और जो प्रत्याकर्षण है वो पता नहीं यहाँ पर क्यों दिया गया है, इसका प्रत्याकर्षण का क्या मतलब होता है। अगर ये इंग्लिश में होता तो इसको डिसिफर करना और आसान हो जाता। नेक्स्ट है हमारा, मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा था? तो इस तरह के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं आपसे। कोई एक पुरानी बुक दे दी जाती है कि बताइए इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी या अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। तो जो मेन प्राचीन पुस्तकें हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा था। तो एक प्ले है, नाटक, ये किसका है? ये है कालिदास का। बहुत ही फेमस कवि थे ये संस्कृत के। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके दरबार में ये रहते थे। और भास ये भी संस्कृत के विद्वान हैं। इन्होंने क्या लिखा था? इनका एक बहुत ही फेमस नाटक है, यानी कि बहुत ही फेमस कृति है इनकी। उस कृति का नाम है स्वप्नवास बदत्ता। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। और कबीर राय, इनको गिरधारी कबीर राय के नाम से भी जाना जाता है। वैसे हिस्टोरिकली इनके बारे में ज़्यादा प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये अपने पोइट्री के कलेक्शन के लिए खूब जाने जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही था डी वाला। डी वाला यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसपीएम का आपको पूर्ण रूप बताना था। तो एसपीएम का फुल फॉर्म होता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए फुल फॉर्म का कितना इंपॉर्टेंस है, जो आपके मेन फुल फॉर्म है वो कितने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कौन सी नदी बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु में बहती हुई ये वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल में एसएससी दिल्ली पुलिस का जो पेपर चल रहा है उसमें भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि हमें पैटर्न का तो पता चल ही रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल या लेवल ऑफ एग्जाम का। साथ साथ हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कलेक्ट होते जा रहे हैं, जो अगर रिपीट हुए किसी भी तरीके से, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, एमटीएस का हो या कोई भी एग्जाम हो, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, जो भी हो, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पूछा गया था जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस फैलता है एडिस मच्छर के काटने से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मच्छर। और चूहे से कौन सा रोग फैलता है? चूहे से फैलता है प्लेग।
और झींगुर और खरगोश, तो इनसे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया और शायद इनसे कोई रोग फैलता हो। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जीका वायरस जो फैलता है वो मच्छर के थ्रू फैलता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? आपको बताना है किन में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या क्रिप्टॉन में? तो आपको पता है न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होता है यानी कि न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन जो होता है उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है। और क्रिप्टॉन तो एक अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इसको Kr से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बेकिंग सोडा क्या है? रासायनिक रूप से क्या होता है बेकिंग सोडा, ये आपको बताना है। तो बेकिंग सोडा होता है जो रासायनिक रूप से वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट होता है वो होता है धावन सोडा। आप कभी भी कंफ्यूज हो जाएं कि सोडियम बाइकार्बोनेट है जो वो धावन सोडा है कि बेकिंग सोडा, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मज़ेदार, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए क्या है ट्रिक। आप जानते होंगे कि जो लड़के आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए बाहर रहते हैं, जब वो बाहर रहते हैं रूम लेकर, तो अब तैयारी बहुत तेज़ हो गई है तो उन्हें खाना बनाने का समय नहीं मिलता है। खाना बनाने का समय नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक बाई को लगवा लेते हैं खाना बनाने के लिए, और बाई जब आती है तो ही खाना बनता है। और जिस दिन नहीं आती तो बच्चे बेचारे पढ़ाई करते रह जाते हैं लेकिन खाना नहीं बनता। तो खाना किस पे डिपेंड कर रहा है? खाना डिपेंड कर रहा है बाई के आने या ना आने पर। और बेकिंग का मतलब भी तो होता है खाना पकाना, तो आप इसको ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जिस दिन बाई आएगी खाना उसी दिन बनेगा, यानी कि बेकिंग होगी। और एक जो बचा हुआ हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, वो हो गया धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब है कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट। और पोटेशियम परमैंगनेट है, उसको लाल दवा कहते हैं। ये कुओं में डाली जाती है कीड़ों को मारने के लिए, जो पानी के पीने का उपयोग होता था पुराने ज़माने में, उसमें ये दवा डाली जाती थी कुओं में, जिससे कुएं का जो पानी है उसमें कीड़े ना पड़ें। और सोडियम क्लोराइड, इसको तो आप जानते ही हैं, ये नमक का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन बताना है आपको। कार्बन का अपरूप है, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, एक पौराणिक जानवर है या एक संक्रमित घाव है? तो ग्राफीन जो है इसकी खोज हुई थी 2010 में, और इसकी खोज के साथ ये बताया जा रहा है कि ये ग्राफीन है वो दुनिया में क्रांति ला सकता है, क्योंकि ये स्टील से भी 100 गुना ज़्यादा मजबूत है। और साथ ही साथ इसका यूज हर फील्ड में किया जा सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो, चाहे वो आपका कोई भी फील्ड हो। इससे जो बैटरी है वो केवल 5 मिनट में ही चार्ज हो जाएगी। और इसकी खोज के लिए 2010 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था भौतिकी में। तो ग्राफीन है वो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप आपका ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? आपको संस्कृत का प्राचीन शब्दकोश बताना है। इसका राइट आंसर है, संस्कृत का सबसे प्राचीन शब्दकोश है वो है अमरकोश। ये अमर सिंह द्वारा संकलित किया गया था। ये संस्कृत के विद्वान थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह। और उन्हीं के दरबार में कालिदास भी रहते थे। तो कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा था, और अमर सिंह ने क्या किया था? अमर सिंह ने संस्कृत का शब्दकोश को संकलित किया था, और उस शब्दकोश का नाम क्या रखा था? अपने ही नाम पर अमरकोश रखा था। और जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट की कृति है, और वाक्यवृत्ति ये शंकराचार्य की कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकोश। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो रबर से बने थे, कांच से बने थे, लकड़ी से या लोहे से? तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं, और आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो आप सोचेंगे हो ना हो सबसे पहले आदमी ने पत्थर के पहिए बनाए होंगे, क्योंकि पत्थर के औजार वाले तो आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। लेकिन रेलवे ने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए पत्थर वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं, तो इसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं कि पत्थर के बाद किसका नंबर आया होगा। पत्थर के बाद आया होगा नंबर लकड़ी का, क्योंकि रबर, कांच या लोहा तो उस समय तक इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तो इसका लकड़ी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर जो साइंटिस्ट थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के, उन्होंने इस चंद्रशेखर सीमा को दिया था, और इसके लिए उन्हें 1983 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चंद्रशेखर सीमा लागू होती है आपकी सितारों पर, यानी कि स्टार्स पर। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था अगर किसी तारे का द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से ज़्यादा है, तो वो तारा अपनी मृत्यु के समय सुपरनोवा के रूप में विस्फोट होगा। और किसी तारे का द्रव्यमान
सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से कम है तो अपनी मृत्यु के समय वो श्वेत वामन तारा बनेगा, यानी कि व्हाइट ड्वार्फ के रूप में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा टमाटर क्या है, आपको बताना है। फल है या सब्जी है? फल ही है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। टमाटर जो है वो एक फल होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पहले ही ऑप्शन पे सब्जी दे दिया है कि आप दूसरा ऑप्शन पढ़ें ही ना और मन ही मन खुश हों कि वाह कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा रेलवे ने, आलू मटर टमाटर सब्जी से पूछ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? देखिए फिर से आपसे ओलंपिक से पूछ दिया तो आप समझ सकते हैं ओलंपिक खेलों की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं माइकल फेल्प्स ने। इन्होंने ओलंपिक में अभी तक 23 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं और टोटल जीते हैं 28, जिसमें से 23 इनके गोल्ड मेडल अकेले हैं। और ये 2020 यानी कि अब तो 2021 में जो होगा टोक्यो में ओलंपिक, उसमें भी खेलने जाएंगे तो इनका स्कोर और भी बढ़ सकता है। ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं स्विमिंग। बहुत ही मोटिवेशनल टाइप का व्यक्तित्व है इनका, आप यूट्यूब पर जाकर इनको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूमामी क्या है? चिकित्सा पद्धति की शाखा है, स्वाद का प्रकार है, धातु का प्रकार है, एक बैंड समूह है। तो मैं बता रहा था ना आपको किस तरीके के क्वेश्चन स्किप करना है, तो ये वही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को स्किप करने के अलावा आप क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे तो गलत ही कर बैठेंगे। आपको कैसे पता है कि यूमामी क्या होता है? ये यूमामी एक जापानी भाषा का शब्द है। जापानी तो हम लोग पढ़ते नहीं, हिंदी के अलावा तो कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए एक पूछ ही दिया। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 2 से 3 मिल ही जाते हैं, जिनमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप इसमें 50% भी सही गैस नहीं लगा पाएंगे। इसका जो राइट आंसर था वो था ये स्वाद का एक प्रकार है, जापानी भाषा का शब्द है। और आप यहाँ मत ध्यान दीजिए कभी भी, चोजन ऑप्शन जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि जिस कैंडिडेट का ये पेपर है उसने सही ही दिया हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये मैथ का कोई क्वेश्चन था, इसका दूसरा ऑप्शन सही था और इसने कौन सा टिक किया था? इसने किया था पहला ऑप्शन। तो आप कभी भी यहाँ मत देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि ये गलत भी आंसर दे सकता है। अगला है हमारा, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? किसने जीते हैं? पीट सैम्प्रास, आंद्रे अगासी, रोजर फेडरर या राफेल नडाल? तो 2016 के हिसाब से ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था रोजर फेडरर और अभी तक ये राइट आंसर बना हुआ है। अब इन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं और राफेल नडाल जो इनके नीचे हैं इन्होंने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो ये दोनों लोग टॉप पर बने हुए हैं 20-20 के साथ। इन सारे क्वेश्चन को देखते हुए आपको लग रहा है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके खूब भर भर के पूछे जाते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ये तो कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा भी बता देगा अगर उससे पूछोगे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा है। और बाकी ये जो हैं, बाकी ये तीनों टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। दूसरी है बुर्ज खलीफा के बाद, वो है आपकी संघाई टावर। ये वाली नहीं है, संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर एक दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी है आपकी संघाई टावर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? AR रहमान ने, गुरुदत्त ने, सत्यजीत रे ने या गुलजार ने? तो इसका राइट आंसर है फिल्म निर्देशन के लिए सत्यजीत रे को ऑस्कर मिल चुका है 1993 में। और अगर बात की जाए सबसे पहले ऑस्कर किसे मिला था, तो सबसे पहले ऑस्कर मिला था 1983 में भानु अथैया को। किसके लिए मिला था? गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। और इनमें से AR रहमान और गुलजार को भी मिल चुका है ऑस्कर अवार्ड। इन दोनों लोगों को 2009 में दिया गया था ऑस्कर। क्यों दिया गया था? एक मूवी आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसमें जो गीत था जय हो, उसकी जो लिरिक्स लिखी थी वो लिखी थी गुलजार ने और उसको गाया था AR रहमान ने। और बाकी ये गुरुदत्त को नहीं मिला है ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? पेंटिंग का नाम है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है लियोनार्डो दा विंची ने। बहुत ही फेमस इटालियन चित्रकार थे। उनकी जो मोनालिसा है, जॉन द बैप्टिस्ट है, बहुत ही फेमस पेंटिंग इन्होंने बनाई और बहुत ही काबिल इंसान थे ये मैथमेटिशियन भी थे, मैकेनिक्स को भी इन्होंने आगे बढ़ाया, बायोलॉजी को, मतलब ऑलराउंडर थे, हर फील्ड में इन्होंने काम किया है। यहाँ तक कि इन्होंने उस ज़माने में यानी कि मध्यकाल इटली में 15वीं शताब्दी में हेलीकॉप्टर तक का डिज़ाइन कर दिया था। आप समझ लीजिए कितने बड़े ये दिमाग वाले थे। और भी देख लीजिए, माइकल एंजेलो, ये भी इटली के एक चित्रकार थे। इनकी जो पेंटिंग है वो पूछी जाती है वो है द लास्ट जजमेंट। और पाब्लो पिकासो, ये मॉडर्न ज़माने के यानी कि 20वीं शताब्दी के एक चित्रकार हैं स्पेन के। और रेम्ब्रांट,
ये भी एक डच चित्रकार थे 17वीं शताब्दी के, ये भी बहुत फेमस है। इनकी जो पेंटिंग है द नाइट वॉच के नाम से बहुत फेमस है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक मनोवैज्ञानिक थे? ओलिवर गोल्डस्मिथ, नील्स बोर, सिगमंड फ्रॉइड या आइजैक न्यूटन। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए और आपको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमको अगर दो पता है, नील्स बोर वाला और आइजैक न्यूटन वाला दो पता है, तो दो तो ये पक्का हो गया कि दो इनमें से नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम इसको अटेम्प्ट करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अब हमारे जो बाकी बचे हुए दो ऑप्शन हैं उनमें आपका राइट होने की जो परसेंटेज है वो 50% है आपके सक्सेस होने का, कि इनमें से दो में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। क्यों? क्योंकि नील्स बोर हैं, इन्होंने तो बोर भरी मॉडल दिया था परमाणु की संरचना का, और आइजैक न्यूटन, इनको तो आप जानते ही हैं, फिजिक्स और मैथ से जुड़े हुए हैं ये। बच गए आपके दो। ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में आप नहीं जानते, ना ही सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जानते हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है सिगमंड फ्रॉइड। इस सिगमंड फ्रॉइड थे जो वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में इतने फेमस हुए कि इनके जो मरीज होते थे वो मरीज का इलाज ऐसे ही कर देते थे। मतलब उस समय तक एनेस्थीसिया का आविष्कार भी नहीं हुआ था। एनेस्थीसिया का मतलब होता है निश्चेतक, जो आपको ऑपरेशन से पहले उस जगह पर लगाई जाती है जिस जगह की चीराफाड़ी डॉक्टर करने वाला है, तो आपको दर्द का अनुभव ना हो। लेकिन उस समय तक तो एनेस्थीसिया डिस्कवर ही नहीं हुआ था जिस समय सिगमंड फ्रॉइड अपने मरीजों का इलाज किया करते थे। मरीजों से बस कह देते थे कि अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। वो इतनी बढ़िया तरीके से कहते थे कि मरीज को दर्द फील तक नहीं होता था पूरे ऑपरेशन के थ्रू। और भी आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे हिप्नोटाइज करने वाले, जिसमें ये कह देते बेटा तुम बिल्ली हो, तो मरीज भी इनका बिल्ली की तरह ही फील करने लगता था। मरीज से कह देते तो तुम बंदर हो, तो मरीज भी बंदर की तरह ही फील करने लगता था। तो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे ये। और ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं जो वो एक नॉवलिस्ट थे आयरलैंड के। तो उसका राइट आंसर है सिगमंड फ्रॉइड। वैसे जनरली लोगों को सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पता ही रहता है क्योंकि बहुत ही फेमस शख्सियत हैं ये। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? मकड़ी के, सहस्त्रपाद, गोजर या भ्याग पतंग। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। मकड़ी के तो होते हैं 8 पैर। गोजर के कितने होते हैं यहाँ पर लिख दिया उन्होंने, सेंटीपीड, यानी कि 100 पैर होते हैं। सेंटी का मतलब होता है 100, सेंचुरी में भी तो सेंटी होता है, तो सेंचुरी का मतलब होता है 100 वर्ष। तो इससे पता चलता है कि सेंटी का मीन्स 100 होता है। तो गोजर के हो गए 100 पैर। और ड्रैगन फ्लाई एक कीट है, कीट के होते हैं 6 पैर। सबसे ज़्यादा किसके हो गए? सबसे ज़्यादा हो जाएंगे मिलीपीड के। इसमें कितने होते हैं? सहस्त्र, मतलब 1000 पाँव होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर भी उन्होंने ऑप्शन में ही छुपा के दे दिया, आप इसको आसानी से पकड़ सकते थे। नेक्स्ट है हमारा, लीमर क्या है? मानव शरीर की एक हड्डी है, कैंसर के विकास का एक प्रकार है, एक साधारण मशीन है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। आप चाहें तो एग्जाम में इसको भी स्किप कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है लीमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर है। आपने देखा होगा एक बंदर की तरह ही होता है, बंदर और गिलहरी टाइप होता है, गिलहरी से साइज में थोड़ा बड़ा होता है। और जब आपने मानव विकास क्रम का इतिहास पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा भी होगा लीमर के बारे में कि जो बंदर का विकास है वो लीमर से ही हुआ था, फिर बाद में बंदर से कपी बना, कपी से मनुष्य बना। तो आपका जो इमेज बना रहता है कि किस तरीके से बंदर से आदि मानव बना, बालों वाला, फिर आदमी बना, फिर आदमी खड़े होकर पैरों पे चलने लगा। तो जो सबसे पहले इमेज बनी होती है वो इसी लीमर की बनी होती है। आप कभी देखिए बुक उठाकर, आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो ये तो बड़ा ही फंसाने वाला क्वेश्चन पूछ दिया। हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन हम लोग तो हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ते ही नहीं है। हम केवल भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से हमें याद होती है। फिर कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा? और रही बात तुक्के की, तो तुक्का भी आप इसमें लगा नहीं सकते क्योंकि सारे ही तो सन दिए हुए, इनमें से आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है बर्लिन की दीवार को नवंबर 1989 में बर्लिन के लोगों ने ध्वस्त कर दिया था। बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और बर्लिन के बीचों बीच ये दीवार बनी थी जो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के लोगों को आपस में मिलने से रोकती थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की काफ़ी फेमस घटना है। मिखाइल गोर्बाचोव के समय की बात है ये, उस समय जर्मनी पर उनका शासन हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। भूकंप किस कारण से आते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आ सकते हैं, जबकि टिड्डियों के हमले, तूफान या चंद्रग्रहण से भूकंप नहीं आते हैं। अगला है हमारा, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को, पाइथागोरस को, रामानुजन को या फिबोनाची को?
तो ज्यामिति का जो जनक है वो यूक्लिड कहलाता है। और पाइथागोरस को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। हालांकि पाइथागोरस से भी कई साल पहले बौधायन वो थ्योरम दे चुके थे अपने यहाँ। और रामानुजन, ये साउथ इंडिया के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हुए। इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है हॉलीवुड में, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। और जो फिबोनाची हैं वो भी एक फेमस इटालियन मैथमेटिशियन थे। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय का पूछा है आपसे। उच्चतम न्यायालय की होती है 65 ईयर्स। और यहीं पर अगर पूछता उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय का हो जाता है आपका 62 ईयर्स। चाहे वो आपका CJI हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, कोई भी हो। अगर उच्चतम न्यायालय की पूछे तो 65 ईयर और उच्च न्यायालय के पूछे तो 62 ईयर, आप ये ध्यान रखिए। और इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड आपको जो 1000 क्वेश्चन की फाइनल GK की सीरीज है उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो रेलवे के एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उस समय तो इसका राइट आंसर था डॉक्टर नसीम जैदी, लेकिन अब कौन है इसका राइट आंसर? अब कौन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त? अब है सुनील अरोड़ा। और अभी हाल में एक और बने हैं। कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं चुनाव आयुक्त, वो मुख्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आपसे घुमा के यहाँ से पूछता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आप हमेशा याद रखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो पद की शपथ नहीं लेता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है, मतलब कम करती है? कम कौन सी करेगी? कम करेगी फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और इसी के बदले में बन जाती है O2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। और पूछा गया था आपसे, भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो लगभग 30,000 साल पुरानी हैं। इसमें जो आदि मानव रहता था उसने भीमबेटका की गुफाओं पर कुछ चित्र बनाए हैं। चित्र भी बहुत अच्छे नहीं हैं, फाइन आर्ट्स नहीं है, ऐसे ही वो रंगों का प्रयोग करके ऐसे कुछ चित्र बनाए हैं उसने आदि मानव के और जानवरों के कुछ। तो आप समझ लीजिए रेलवे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, MP में हैं, फिर इसको भूल जाते हैं। कोई ये थोड़ा ही पड़ता है कि कितने साल पुरानी है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कितनी साल पुरानी है। तो इस तरीके से हमने इस पेपर में पूछे गए GK के 38 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि रेलवे का पेपर है वो किस लेवल का पूछा जाता है, और आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी सीखने को मिले होंगे। और वो क्वेश्चन अगर किसी दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और भी इस सीरीज़ में हम जो पुराने पेपर्स हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।